हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में हम वापस से हमारे क्लास 11th के एग्जाम्पलर की सीरीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा कि हमने एग्जाम्पलर के 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। क्लास 11th के मैथ्स की बात कर रहा हूं। पहला चैप्टर हमने सेट खत्म कर दिया, दूसरा चैप्टर हमने रिलेशन फंक्शन खत्म कर दिया। अब तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा पैटर्न बनाने का वीडियोस का कि भाई हमारा हर चैप्टर एग्जाम्पलर का 4 वीडियोस में खत्म होता है। पहला वीडियो होता है कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जिससे मैं उस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। दूसरा वीडियो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तीसरा होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और चौथा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर बुक से। ये रहता है अपने हर चैप्टर का पैटर्न। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अभी शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसका है ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार ये चैप्टर सीखने आए हैं तो आप फिर गलत जगह आए हैं। यहां पे ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको चैप्टर नहीं सिखाने वाला। भाई मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, तो इतनी तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी आप लोगों से कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ रखे होंगे। मैं यहां पे बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिससे अगर आपने कभी किसी समय पढ़ के रखा होगा ये चैप्टर तो फिर ये आपकी मदद कर देगा एक तरीके से रिवाइज करने में। इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर आप इस चैप्टर को सीखने आए हो कि नहीं नहीं सर हम इस वीडियो से इस चैप्टर को सीख ही लेंगे, तो भैया बहुत गलत जगह आ गए हो आप, क्योंकि ये बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। इनफैक्ट यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट होंगे, ब्रीफ में होंगे, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से सीखना है फिर मेरे उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें आप, जहां पे इस चैप्टर को मैंने डिटेल में वीडियो वाइज पढ़ाए हैं। हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाया है, ऑलमोस्ट 20 से 25 वीडियो है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कितना बड़ा है। तो सिंपल शॉर्ट शब्दों में अपन इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को चलिए खत्म करते हैं, रिवीजन आपका जरूर हो जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर में आता है, जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, वो होता है भाई डिग्री और रेडियन। आपने देखा होगा कि हम हमेशा क्या मेजर करते थे, हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। आप लोगों ने भी एंगल का मेजरमेंट तो किया ही होगा कभी ना कभी छोटे में। तो एंगल का जब आप मेजरमेंट बचपन में करते थे, इनफैक्ट 10th तक करते थे, तो एंगल का मेजरमेंट आप लेते थे डिग्री में। मालूम है ना, डिग्री में अलग अलग एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री होता है भाई, 30 डिग्री होता है, फिर क्या होता है हमारे पास 45 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 60 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 90 डिग्री होता है, ऐसे ही हमारे पास 180 होता है, देन हमारे पास 270 डिग्री होता है एंड 360 डिग्री होता है, और ऐसे ढेर सारे अलग अलग एंगल्स हमारे पास होते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स आपके सामने लिख दिए हैं, लेकिन आज हम डिग्री में एंगल्स को मेजर नहीं करना चाहते हैं। हम एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंगल को मेजर करने के लिए, और इस यूनिट को बोला जाता है रेडियन मेजर। क्या बोला जाता है इस यूनिट को? रेडियन मेजर। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि रेडियन मेजर का मतलब क्या है भाई, कि ये रेडियन मेजर होता क्या है। समझाना बड़ा सिंपल सा काम है, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, तो लो भाई मैंने ये आपके लिए एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इस सर्कल में ये रहा आपके पास बढ़िया सा कौन? सेंटर। इस सेंटर से आपने 2 रेडियाई निकाले, एक ऐसा गया और एक जो है भैया ऐसा गया। डन। मान लीजिए सेंटर का नाम O है, इस पॉइंट का नाम जो है A है, और इस पॉइंट का नाम जो है आपके पास B है। क्लियर है? मान लो ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, मैं इसको बुलाता हूं x रेडियंस। मैंने क्या बोला है इस एंगल को? मैंने इसको बोला है x रेडियन, यानी कि मैंने यहां पे एंगल को किस में लिया है? रेडियन में लिया है, डिग्री में नहीं लिया है। हाँ सर, तो अब इस x रेडियन को आप कैसे निकालोगे? तो इस एंगल के लिए इनफैक्ट कई जगह आप x की जगह थीटा देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, कहीं पे x हो जाता है, कहीं पे थीटा हो जाता है, ठीक है। तो उससे मत परेशान हो जाना। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो AB बन रहा है ना, ये एक आर्क है। क्या है भाई? ये आर्क है। इस आर्क का कुछ लेंथ होगा। आपको मालूम है आर्क का क्या होता है भाई? लेंथ होता है। तो हम कह देते हैं कि भाई इस आर्क का जो लेंथ है, मान लीजिए वो L है। आर्क का लेंथ क्या है? मान लीजिए वो L है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? वो R है। तो अगर मुझे रेडियन को डिफाइन करना है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? x रेडियन बन रहा है, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू L अपॉन R। मैं क्या लिख दूंगा?
x इज इक्वल्स टू L अपॉन R, यानी कि जो रेडियन मेजर मेरे सेंटर पे बनेगा उसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी आएगी, ये आर्क के लेंथ को डिवाइड करना है किससे, रेडियस से। यानी कि जो रेडियन एंगल बनता है सर्कल के सेंटर पे वो कैसे मिलता है, वो हमें रेशियो में मिलता है। किसके रेशियो में मिलता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है। अब मैं आपको इसमें एक स्पेशल एंगल समझाता हूं कि ये काम कैसे करेगा और हम कैसे रेडियन से डिग्री में जो है डील कर पाएंगे। चलिए देखिए बोर्ड पे ध्यान से, एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखते रहिएगा। मान लीजिए हम वापस से बढ़िया सा एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल का हमने सेंटर ले लिया, ठीक है, सेंटर का नाम हमने ओ रख दिया। अभी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में, मैं लास्ट एग्जांपल में डायग्राम में मैंने क्या किया था, एक छोटा सा हिस्सा लिया था और मैंने उसको आर्क बोला था। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो हम कर सकते थे कि हम ये पूरा सर्कल ही ले ले। क्या कर ले भैया, हम ये पूरा सर्कल ही ले ले। भाई सर्कल, कंप्लीट सर्कल जो है ये भी तो आर्क होता है। गलत बोल रहा हूं क्या, जो कंप्लीट सर्कल है ये भी क्या होता है, ये भी आपके पास क्या होता है, सर्कल का आर्क होता है। अच्छा लेकिन इस आर्क का लेंथ क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये तो पूरा का पूरा सर्कल है, यानी कि इसका लेंथ जो होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। सही बोल रहा हूं मैं, सरकमफेरेंस का मतलब ही क्या होता है, सर्कल का पूरा लेंथ। और अभी मैंने पूरे के पूरे सर्कल को कंसीडर किया है, यानी कि उसका जो आर्क होगा, उसका जो लेंथ होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क था L, स्मॉल l, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई भाई, 2 पाई r के बराबर हो गई। ये चीज समझ में आई कैसे मैंने 2 पाई r कर दिया, हां सर समझ में आ गई। यानी कि अगर इस सेंटर पे मैं एंगल की बात करूं, मैं सेंटर पे एंगल की बात करता हूं, अभी मुझे नहीं मालूम कि सेंटर पे एंगल कितना है, मैं सेंटर पे एंगल बोल देता हूं x। अब सर्कल मैंने पूरा लिया है तो एंगल भी ऐसा पूरा लेना पड़ेगा, कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा। मेरा x क्या है भाई, मेरा x जो है वो कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल क्यों है, कंप्लीट एंगल इसलिए है क्योंकि मैंने सर्कल पूरा लिया है, उसका आर्क पूरा लिया है, सरकमफेरेंस को ही मैंने आर्क बोल दिया है, तो जो एंगल बनेगा वो भी पूरा बनेगा। उसका नाम भले ही मैंने अभी x दिया है पर x क्या है, कंप्लीट एंगल है। और कंप्लीट एंगल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू डिग्री के टर्म्स में निकालूं तो भैया x की वैल्यू डिग्री के टर्म्स में कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। अगर मैं x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालूं, डिग्री के टर्म्स में निकालूं तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। पर अभी डिग्री के टर्म्स में अपने को नहीं खेलना, हमें करना है उसको x की वैल्यू निकालनी है रेडियन के टर्म्स में। हमें x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी है भाई, रेडियन के टर्म्स में निकालनी है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रेडियन के टर्म्स में निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क को आप रेडियस से डिवाइड कर देते हैं। यस सर हम डिवाइड कर देते हैं। तो भाई आपका लेंथ ऑफ आर्क कितना है इस केस में, सर लेंथ ऑफ आर्क तो पूरा का पूरा सर्कल ही है सर, सरकमफेरेंस ही है, उसकी वैल्यू सर 2 पाई r है। अच्छा उसको आपने रेडियस से डिवाइड कर देना है, यहां पे रेडियस और रेडियस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू एक्चुअली क्या बच जाएगी, 2 पाई। ये जो 2 पाई आया है ये भी आपके एंगल का मेजरमेंट ही है, लेकिन ये डिग्री के टर्म्स में नहीं है, ये किस टर्म में है भैया, रेडियन के टर्म में है। आप बात समझ पा रहे हो भाई, ये जो x इक्वल टू 2 पाई आया है ये भी आपके एंगल का मेजरमेंट ही है, लेकिन किसके टर्म्स में है, रेडियन के टर्म में है। यहां पे मैंने एंगल का मेजरमेंट किसके टर्म में निकाला था, डिग्री के टर्म में निकाला था। यानी कि हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि अगर हम रेडियन और डिग्री में बात करें, अगर हम रेडियन और डिग्री में बात करें तो अगर रेडियन में एंगल होगा 2 पाई तो डिग्री में कितना होगा, वो एक्चुअली 360 डिग्री। समझ पा रहे हो ना बात भाई, रेडियन में अगर वो 2 पाई होगा तो डिग्री में कितना होगा, 360। यानी कि अगर रेडियन में वो होगा पाई, पाई कैसे आया, 2 पाई को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो डिग्री में वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा मान लीजिए रेडियन में है एंगल पाई बाई 2, पाई बाई 2 कैसे आया, तो इस पाई को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां पे डिग्री में कितना बचेगा भाई, 90 डिग्री। अच्छा इसको थोड़ा सा और समझते हैं, मान लो रेडियन में एंगल है पाई बाई 3, पाई बाई 3 कैसे आया, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 60 डिग्री। मान लो भाई रेडियन में एंगल है पाई बाई 4, पाई बाई 4 कैसे आया, तो ये जो पाई है इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो 180 को 4 से डिवाइड किया, कितना मिला मुझे, 45 डिग्री मिला। ऐसे ही मान
लीजिए रेडियन में एंगल है π/6। अब π/6 कैसे आया, तो इस पाई को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, 180 को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, कितना मिला मेरे पास 30 डिग्री मिला। ये कन्वर्जन है आपके एंगल और रेडियन के बीच में, कि अगर रेडियन में 2π तो डिग्री में 360, रेडियन में पाई तो डिग्री में 180, रेडियन में π/2 तो डिग्री में 90, रेडियन में π/3 तो डिग्री में 60, रेडियन में π/4 तो डिग्री में 45, रेडियन में π/6 तो डिग्री में 30। ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, और मैंने तो कोई याद नहीं किया, मैंने कोशिश ही नहीं की कि आपको याद करवाऊं, मैंने कोशिश ये की कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। आपके दिमाग में अगर इतना फिट हो गया ना कि 2π जो है 360 के बराबर है, तो बाकी आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो समझ गए आप रेडियन और डिग्री का कॉन्सेप्ट। भाई रेडियन भी एंगल का मेजरमेंट है, डिग्री भी एंगल का मेजरमेंट है, लेकिन रेडियन एंगल को मेजर करता है आर्क के लेंथ के टर्म में, और डिग्री तो भाई डिग्री है, आप हमेशा से जानते हैं कि डिग्री क्या है। हमें यह सीखना था कि डिग्री और रेडियन में रिश्ता क्या है, कैसे डिग्री और रेडियन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमने उसके लिए एक प्रूफ किया, जिससे हमने ये एस्टैब्लिश किया कि रेडियन में अगर एंगल 2π होगा तो डिग्री में वही एंगल 360 होगा। और फिर हम वो जो बेसिक डिवीजन होता है उसको करते करते अलग अलग एंगल्स को डिग्री और रेडियन में हम देख पाए। लेकिन सर ये तो बात हो गई कुछ स्पेशल एंगल के लिए, आप हमें एक फॉर्मूला दे दीजिए जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दे। एक फॉर्मूला हमें चाहिए। चलिए तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। हमेशा याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, आप किसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सुनिए, आप लिखेंगे कि भाई एंगल का जो रेडियन मेजर होगा, एंगल का कौन सा मेजर जो होगा, एंगल का जो रेडियन मेजर होगा वो होगा π/180 डिग्री मल्टीप्लाइडेड बाय डिग्री मेजर। क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला, π/180 डिग्री मल्टीप्लाइडेड बाय डिग्री मेजर। ये फॉर्मूला आप यहां पे डिग्री का मेजरमेंट डालिए, इसमें पाई और 180 से मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर जो है रेडियन में आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। अच्छा यहां पे एक और बात आती है, ये तो सर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिखाया, अगर सर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करें। यह भी हो सकता है कई बार कि हमें बोला जाए कि भाई रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो ऐसा फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका डिग्री मेजर आएगा, जो भी आपका डिग्री मेजर आएगा वो ऐसा आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाइडेड बाय रेडियन मेजर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले जो हो गए आप हमेशा याद रखिएगा कि कैसे डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो सकता है और कैसे रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो ये था आपके चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट, जहां पे मैंने आपको डिग्री और रेडियन का भैया कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो एक बार देख लीजिए आप क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास एंगल मेजरमेंट के दो यूनिट है, एक है रेडियन, एक है डिग्री। डिग्री आप हमेशा से सीख कर आए हैं, लेकिन इस चैप्टर में ये जो हमारा चैप्टर 3 है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे बातें डिग्री में नहीं होने वाली है, यहां पे बातें रेडियन में होने वाली है। इसीलिए रेडियन मेजरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, तो मैंने उसका एक फॉर्मूला दिया आपको कि भाई अगर एक सर्कल है उसमें लेंथ ऑफ आर्क अगर L है, रेडियस आपके पास R है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा अगर मैं उसको रेडियंस में दिखाऊं तो वो होगा L/R। क्लियर है, जब ये फॉर्मूला हो गया तो एक हमने रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहा डिग्री और रेडियन के बीच में। तो रिलेशन हमने ऐसे एस्टैब्लिश किया कि मान लीजिए आपने एक सर्कल लिया, भाई आप आर्क लेते थे तो ऐसा करो ना, पूरे के पूरे सर्कल को ही ले लो, कंप्लीट सर्कल ले लो। तो कंप्लीट सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क होता है 2πr होता है। वापस से हमने बोला कि भाई मान लो उसके सेंटर पे एंगल बन रहा है x, तो x को हमने डिग्री में देखा तो एक कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री है, लेकिन रेडियन में हमने फॉर्मूला लगाया L/R का तो 2π आया। तो हमने ये सीखा कि अगर रेडियन में 2π है तो डिग्री में 360 होगा। अब इसको हम डिवाइड करते करते यहां तक पहुंचाए कि भाई रेडियन में अगर पाई हुआ तो डिग्री में 180 होगा, रेडियन में π/2 हुआ तो डिग्री में 90 होगा, रेडियन में π/3 हुआ तो डिग्री में 60 होगा। ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। और अगर ये भी समझ में आ गया तो फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपका रेडियन मेजर जो होगा π/180 इंटू डिग्री मेजर होगा, और आपका रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो डिग्री मेजर होगा 180/π इंटू रेडियन मेजर होगा। यह आपके चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एंगल्स का डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर में आता है वो डायरेक्ट आता है अगला कॉन्सेप्ट जो आपके चैप्टर का नाम
भी है और उसको हम बुलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमें समझना है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या चीजें हैं। वैसे अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, रिकैप मतलब जो चीजें आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं और फिर मैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आता हूं। हल्का सा रिकैप करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। याद होगा आपको, जब भी आपके सर ने या फिर जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं, जब भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपने ये सीखा होगा कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और उसमें हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं थीटा, तो इस एंगल को क्या बोला जाता था भाई? इस एंगल को बोला जाता था रेफरेंस एंगल। क्या बोला जाता था इस एंगल को? इस एंगल को बोला जाता था रेफरेंस एंगल। तो अगर आपने इस एंगल को रेफरेंस एंगल कंसीडर किया है तो रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को बोल दिया जाता था परपेंडिकुलर, जिसको हम P से दिखाते थे, और रेफरेंस एंगल के साथ वाले साइड को बोल दिया जाता था क्या? इसको बोल दिया जाता था बेस, जिसको हम B से दिखाते थे। और जो तीसरा जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है वो तो हमारा जग जाहिर कौन है भाई? हाइपोटेनियस है। याद है ये डायग्राम? आपकी कॉपियों में बना होगा, आज भी 10th के टेक्स्ट बुक नोटबुक में जाके देखिएगा। अब यहां पे हम दो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो डिफाइन करते थे। पहला हम डिफाइन करते थे साइन थीटा और दूसरा हम डिफाइन करते थे कॉस थीटा। जो हमारा साइन थीटा होता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कॉस थीटा होता था वो होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हम डिफाइन करते थे tan थीटा। जो tan थीटा होता था वो एक्चुअली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता था एंड एक्चुअली में वो क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। फिर हम इन तीनों रेशियोज के रेसिप्रोकल डिफाइन करते थे, जैसे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता था कोसेक थीटा, जो किसका रेसिप्रोकल था भाई? साइन थीटा का था। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाता था। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता था सेक थीटा। भाई कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, पहले तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाता था। एंड फाइनली tan थीटा का रेसिप्रोकल आता था कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल था भाई? tan थीटा का था। tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कुछ ये रेशियोज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और ये एक डायग्राम है जो आपको याद होगा। अब ये चीज हमें क्लास 11th में नहीं पढ़नी है, ये आपको आनी चाहिए। तो हमें भैया क्लास 11th में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि अच्छा एक और चीज, ये जितने भी आपने रेशियोज डिफाइन किए थे क्लास 10th में, आपको याद होगा यहां पे जो एंगल होता था, ये एंगल होता था 0 या 0 से बड़ा या 90 या 90 से छोटा, यानी कि एंगल एक्यूट एंगल में डील करते थे। आपके एंगल्स किस में डील करते थे भाई? एक्यूट एंगल में डील करते थे। ये आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, क्लास 11th में आप एक नई चीज पढ़ोगे यही, लेकिन 10th में आपने जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो आपने एक्यूट एंगल के लिए पढ़ा था। तो अभी 11th में क्या डिफरेंस है, क्या पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में? तो भाई 11th में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं यहां पे सिर्फ एक्यूट एंगल नहीं होने वाले हैं, यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल से ज्यादा भी, तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे डिफरेंट एंगल्स पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री काम करता है। आज आपको साइन 45 पता है, अगर मैं रेडियन के टर्म्स में बोलूं तो आपको साइन π/4 पता है, लेकिन क्या आपको साइन 1000 पता है? नहीं पता है। तो कैसे हम इस चैप्टर को मोल्ड करें, कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें कि आप उन एंगल्स के रेशियो भी निकाल पाए जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, वही हमें बताता है कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए देखिए, इसको भी हम समझेंगे एक डायग्राम की मदद से। अब इस डायग्राम में एक बड़ा ही खास सर्कल बनाऊंगा मैं। इस सर्कल का नाम रहता है यूनिट सर्कल। अब ये यूनिट सर्कल क्या चीज होती है इसको समझो। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है भाई जिसका रेडियस आपके पास 1 यूनिट रहता है। रेडियस कितना रहता है? 1 यूनिट रहता है। साथ में इसका जो सेंटर बनाया जाता है, इस सर्कल का जो सेंटर बनाया जाता है वो 0,0 पे बनाया जाता है, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने पड़ेंगे, है ना। तो हम बना लेते हैं भाई। मान लो ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास जो है x हो गया। ये x है, ये ओरिजिन है, ये x डैश है, ये y है, ओरिजिन है, और ये क्या है? y डैश है। बढ़िया सा बना लेते हैं एक सर्कल हम लोग।
ये हमने एक सर्कल बना लिया, बनाना सही। अब ये सर्कल का जो रेडियस कितना यूनिट है भाई, 1 यूनिट है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट, मैं इन पॉइंट्स का नाम रख दूं। इस पॉइंट को मैं ए बुलाता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बुला देता हूं, इस पॉइंट को मैं सी बुला देता हूं, और इस पॉइंट को जो है मैं डी बुला देता हूं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0, जबकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 0,-1, यही होगा ना, एक बार चेक कर लो। हाँ यही होगा, मैं भी यार। अब सुनो, इस सर्कल में एक पॉइंट लेते हैं हम, पॉइंट जैसे कि हमने ये ले लिया, और इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया है x, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम a, बी। एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बी हो गया। ये रहा आपके पास सेंटर। इस सेंटर से आप इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराइए आप एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? जैसे आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इसका भाई एक्स एक्सिस एब्सिसा कितना था, ए था, यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और इसका ऑर्डिनेट कितना था, वाई था, यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। और मैं इस एंगल को बोल देता हूं x, इस एंगल को क्या बोल देता हूं, x। अच्छा, ये जो एंगल x लिया है मैंने, मैं इसको रेडियन में ले रहा हूं। ये जो x एंगल लिया है मैंने, मैं इसको किस में ले रहा हूं भाई, रेडियन में ले रहा हूं। रेडियन है डिग्री, दोनों ही चल जाएंगे, कोई इशू अपने को नहीं है। ठीक है, क्लियर है चीजें आपको, बढ़िया। आइए अब मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, आप एक ट्रायंगल देख पा रहे होंगे। अच्छा, इस पॉइंट का नाम y रख दूं मैं, इस पॉइंट का नाम y रख देते हैं। आप एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं, ट्रायंगल का नाम है XYO। दिखा क्या, XYO ट्रायंगल दिखा, बहुत बढ़िया। इस ट्रायंगल XYO में अगर मैं साइन x निकालूं, क्या निकालूं मैं, साइन x निकालूं, तो साइन x क्या आ जाएगा भाई, हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस कितना होगा इस ट्रायंगल में, रेडियस के बराबर है, तो हाइपोटेनियस 1 यूनिट के बराबर होगा। अरे भाई रेडियस सर्कल का कितना है, 1 है, तो साइन x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर b है, हाइपोटेनियस 1 है, तो b अपॉन 1। तो b अपॉन 1 को मैं डायरेक्ट b लिखूं कि डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। ऐसे ही अगर मैं cos x निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मेरे पास a है, हाइपोटेनियस मेरे पास 1 है, तो a अपॉन 1, आंसर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहां पे मैंने साइन x की वैल्यू निकाली जो कि b के बराबर है, और मैंने कॉस x की वैल्यू निकाली जो कि a के बराबर है। अब हम अलग अलग एंगल्स पे डील करेंगे। क्या करेंगे हम भाई, हम अलग अलग एंगल्स पे डील करेंगे। एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। ध्यान से आप बोर्ड पे फोकस करिएगा। जैसे मैंने मान लो एंगल ले लिया 0 डिग्री। अच्छा, डिग्री में भी ले लेता हूं, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो मैंने एंगल ले लिया 0 डिग्री, तो रेडियन में कितना हो जाएगा, रेडियन में 0 0 ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं साइन की वैल्यूज निकालना चाहता हूं, और यहां पे मैं कॉस की वैल्यूज निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो रेडियन मैंने 0 डिग्री लिया, तो सॉरी एंगल मैंने 0 डिग्री लिया, तो रेडियन में भी वो 0 बनेगा। साइन x निकालना चाहता हूं, और मैं क्या निकालना चाहता हूं, कॉस x। अगर मेरा x 0 हो गया, अगर मेरा ये एंगल 0 हो गया, यानी कि ये वाली लाइन हो जाएगी, ध्यान से समझो। अगर मेरा एंगल 0 हो गया, अभी ये वाली लाइन मेरी x एंगल को दिखा रही थी, अभी मेरा एंगल 0 डिग्री या 0 रेडियन हो गया, तो मेरा एंगल इस वाली लाइन से दिखेगा। अब एंगल कैसे लेते थे, b और a कोऑर्डिनेट की मदद से लेते थे। अब जब मेरा एंगल ये वाली लाइन से दिखेगा, तो मेरा a और b की वैल्यूज क्या होगी भाई, a और b की वैल्यूज देखना, ये आपके पास a, b हो जाएगी, तो उस केस में a हो जाएगा 1 और b कितना हो जाएगा आपके पास 0। समझ पा रहे हो? तो साइन x मुझे किससे मिलता था, b से, यानी कि साइन 0 पे मुझे b कितना मिल रहा है, 0, तो आंसर कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। वहीं पे कॉस की बात कर लो, कॉस मिलता है a से, a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, तो यहां पे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये चीज समझ में आई कैसे अपन ने काम किया। ऐसे ही मान लो हम थोड़ा एंगल्स को और बढ़ाते हैं, 0 डिग्री से हम पहुंचते हैं बीच में क्या हो गया आपके पास, अभी 30 वर्टी पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, 0 से मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री को रेडियन में आप किससे दिखाते हो, π/2 से दिखाते हो। रेडियन में π/2 कहां होगा, 90 कहां होगा, 90 मतलब देखो ये 0 है, तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से जाओगे तो ये वाली लाइन जो है आपके किसको दिखाएगी भाई, 90 को दिखाएगी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, तो यहां पे मेरा अब a, b हो गया, तो a इस केस में 0 हो गया और b इस केस में क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरे साइन की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसा लिख दो, जस्ट अ सेकंड, इसको ऐसा लिख दीजिए कि भाई साइन 0 जो है, साइन 0 रेडियन जो है वो आपको 0 मिल गया, और इसको भी ऐसा लिख दीजिए कि कॉस 0 रेडियन जो है
आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब मैं पाई बाई 2 पे पहुंचा हूं, तो यहां पे ए और बी की वैल्यूज आपने देख ली, ए 0 है, बी 1 है। तो अगर मैं साइन पाई बाई 2 की बात करूंगा तो साइन पाई बाई 2 पे भैया बी मिलना चाहिए, तो बी मेरा कितना है, 1 है, तो साइन पाई बाई 2 मुझे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कॉस पाई बाई 2 की बात करूंगा तो कॉस मुझे किससे मिलता है, ए से, पर ए कितना है, 0, तो कॉस पाई बाई 2 मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात। अब थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दो, मान लो मैं पहुंच जाता हूं 180 डिग्री पे। 180 डिग्री किससे दिखता है भाई, तो 180 डिग्री दिखता है हमारे पाई से। कन्वर्जन आप कर लीजिएगा, बाकी याद तो होगा ही। अब जैसे मैं 180 पे पहुंचा भैया, ये वाली लाइन घूमते घूमते पहले 0 पे था तो ये लाइन इधर आ गई, 90 पे लाइन इधर आ गई, 180 पे ये लाइन किधर आ जाएगी, 180 पे जो है ये लाइन इधर आ जाएगी, तभी तो 180 बनेगा, तभी तो पाई रेडियन बनेगा। तो अब मैं इसको ए और बी से कंपेयर कर दूंगा, तो अभी ए की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 0। तो वापस से अगर मैं यहां पे लिखता हूं साइन पाई, तो साइन मुझे किससे मिलता है, बी से, पर बी कितना है, 0, तो साइन पाई कितना मिल जाएगा मुझे, 0 मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं कॉस पाई निकालूंगा, कॉस मुझे किससे मिलता है, ए से, ए की वैल्यू क्या है, -1, तो कॉस पाई क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। क्लियर है ये भी। इसी तरीके से 180 के बाद एक एंगल कौन सा हो जाता है आपके पास, 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप किससे दिखाते हैं, 2 पाई से दिखाते हैं। अब समझते हैं हम जरा साइन के अंदर, पहले तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, अरे एक एंगल छूट गया अपना बीच में, जस्ट अ सेकेंड। 180 के बाद जो हमारा अगला एंगल होगा वो होगा 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब ये देखो, 0, 90, 180, अब ये जो एंगल, ये वाली जो लाइन है और ये पूरा एंगल जो है किसको दिखाएगा भाई, 270 को दिखाएगा। यानी कि अब हमारा कंपैरिजन ए बी ऐसा हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अच्छा, 270 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलता है 3 पाई बाई 2, उन फॉर्मूले से कन्वर्ट करके आप देख लेना। तो अगर मैं यहां पे साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालूं तो साइन किससे मिलता है मुझे, बी से मिलता है। मेरा बी कितना आ रहा है, -1, तो साइन 3 पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू निकालूं तो cos मुझे किससे मिलता है, a से, a कितना है, 0, तो cos 3 पाई बाई 2 मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक एंगल छूट गया, अब जगह है क्या अपने पास, इसी में मैनेज कर लें या फिर इधर, चलो इधर लिख लेते हैं, इधर ही लिखते हैं, हटाओ यार। अपने पास 360 डिग्री है, 360 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री मतलब हो जाएगा आपके पास 2 पाई। अब यहां पे आप क्या करेंगे, पहले तो देखो अपन आ कहां जाएंगे घूम के, 0, 90, 180, 270, 360 में हम वापस से इस वाली लाइन पे आ गए, यानी कि 0 वाली लाइन पे आ गए, तो सेम वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो लाइन अपनी सेम हो गई, तो साइन 2 पाई पे करोगे तो सब कुछ सेम हो गया। अब a1 हो गया, b0 हो गया, तो जो आंसर हमें 0 पे मिल रहा था वही आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 पाई पे। तो साइन 2 पाई हमें देगा 0 और cos 2 पाई हमें क्या दे देगा, cos 2 पाई हमें दे देगा 1। आपको बात समझ में आ रही है। ये बनते हैं आपके स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज, और ये मैंने आपको समझाया है एक सर्कल की मदद से। तो आज तक आपने कभी भी साइन 180 की वैल्यूज नहीं सीखी थी, पर आज आप सीख गए, और उनको भी आपने रेडियन में कन्वर्ट करके सीखी है। तो ऐसा नहीं है कि आप रेडियन में सीखो, आप पाई की जगह 180 रख दो तो वैल्यू सेम ही रहेंगी। भाई रेडियन और डिग्री वो तो एंगल का तरीका है ना, जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, उसमें थोड़ी कोई चेंजेस होंगे। ये है कुछ वैल्यूज जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पे आप tan की वैल्यूज भी निकाल सकते थे। tan की कैसे निकालोगे, तो आप लोग जानते हो कि भाई tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस को आप डिवाइड करके देखोगे तो आपके tan की वैल्यूज भी निकल के आएंगी। वो मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप खुद से कर लीजिएगा। जो स्पेशल एंगल्स पे साइन और कॉस की स्पेशल वैल्यूज होती हैं वो स्पेशल वैल्यू मैंने यहां पे निकाल के आपको दिखाई है। अब इन वैल्यूज में ना काफी सारी बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं जो एक एक करके हमें समझनी होगी। मैं एक एक करके आपको सारी बातें समझाता हूं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले जरा बात हम साइन की कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम, साइन थीटा। साइन थीटा मत बोलो यार, साइन एक्स बोलो। साइन एक्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने साइन में 0 डाला तो हमें क्या वैल्यू मिली, 0 रेडियन या 0 डिग्री, आंसर हमें 0 मिला। हमने साइन में पाई डाला तो भी आंसर हमें कितना मिला था, 0 मिला था। ऐसे ही हमने साइन
साइन में 2 पाई डाला था तो भी आंसर हमें क्या मिला था, 0 मिला था। अब पिछले थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख लो, ये वैल्यूज हमें मिली थी। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि साइन में अगर हम जो एंगल्स डाल रहे हैं वो पाई के मल्टीपल हैं। साइन में जो एंगल की वैल्यू हम डाल रहे हैं वो किसके मल्टीपल हैं भाई, अगर वो पाई के मल्टीपल हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। और यही रूल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर साइन में मल्टीपल ऑफ पाई डालेंगे, आप क्या डालेंगे, आप मल्टीपल ऑफ पाई डालेंगे तो आंसर हमेशा कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अच्छा, मल्टीपल ऑफ पाई को मैं कैसे दिखाऊंगा, मल्टीपल ऑफ पाई को मैं दिखाता हूं n पाई की मदद से, जहां पे n क्या हो गया, n हो गया एक इंटीजर, तो साइन n पाई हमेशा क्या मिलता है, 0। सर यहां पे n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब यह है, एग्जांपल समझिएगा, अगर मैं साइन के अंदर -3 पाई डालूंगा तो भी आंसर कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। अगर मैं साइन के अंदर -1000 पाई डाल दूंगा तो भी आंसर मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि वो पाई का क्या है भाई, मल्टीपल है। और इसको एग्जांपल ले लो भाई, मान लो साइन के अंदर आपने 999 पाई डाल दिया तो भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज वो पाई का मल्टीपल है। ये है पहला रूल कि साइन n पाई जो होता है ये क्या होता है भाई, ये 0 होता है। याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा इसमें, बढ़िया। अच्छा, अब साइन की कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती है जहां पे, मतलब साइन की ये वाली वैल्यूज तो आपको समझ में आ गई हैं। अभी थोड़ा सा कॉस पे बढ़ते हैं अपन। चलो जरा कॉस की वैल्यूज हम देखते हैं। जैसे कि हमने कॉस में क्या डाला था, कॉस में हमने डाला था सबसे पहले π/2, हमें आंसर कितना मिला था, 0 मिला था, याद होगा आपको। फिर हमने कॉस के अंदर वैल्यू डाला था 3π/2, उस पे भी आंसर आपको क्या मिला था, 0 मिला था। पता है यहां पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये जो कॉस के अंदर जो वैल्यूज डालते हैं ना आप, अगर ये ऑड मल्टीपल हो π/2 के, कौन सा मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल हो, π/2 का फर्स्ट मल्टीपल 1π/2 या π/2, π/2 का ऑड में सेकंड मल्टीपल 3π/2, ऐसे ही कॉस के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 डालो, समझना इधर ध्यान से, कॉस के अंदर क्या डालो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्या मिलेगा, 0। अच्छा, ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल को कैसे दिखाते हैं, तो भाई ऑड मल्टीपल को दिखाते हैं 2n + 1 π/2 से, आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 0, जहां पे n बिलोंग करेगा किसको, वापस से इंटीजर में, ठीक है। तो अगर कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, नेगेटिव में चले जाओ -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, -9π/2, या पॉजिटिव में cos 11π/2, हर इन सभी जगह पे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि वो सब किसके मल्टीपल है, आपके π/2 के ऑड मल्टीपल है। और अगर π/2 का ऑड मल्टीपल कॉस के अंदर गया तो याद रखिए आंसर हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा भैया, 0 ही मिलेगा, 0 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये दो रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो मुझे आपको सिखाने थे। रूल नंबर 1, साइन के अगर अंदर मल्टीपल ऑफ पाई डालेंगे तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा। कॉस के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 डालेंगे तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा। एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग जो कि आपको इस डायग्राम से क्लियर होगा, अरे कहां गए भाई अपन, जो इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि अगर आप इस यूनिट सर्कल को ध्यान से देखो तो हर बार पूरा घूमने पे जो वैल्यू 0 पे आई थी वही वैल्यू किस पे आ चुकी है, 360 पे आई है। ऐसा क्यों हुआ, तो इस डायग्राम से हम समझते हैं हम। एक्चुअली 0 पे हमारे एंगल की डंडी ऐसी थी और 2 पाई का मतलब होता है 360, और जब 360 घूमे तो वापस से अपन ऐसे आ गए। इसका मतलब समझना, इसको मैं दूसरे डायग्राम से अब आपको समझाता हूं, इधर ध्यान से बोर्ड पे फोकस करिएगा। मान लीजिए भाई आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में आपने कोई सा एंगल ये लिया है, इस पे वैल्यूज आ गई आपके पास a, b, और मान लो ये एंगल है आपके पास x, मान लो ये एंगल है आपके पास x, और आपने क्या किया, ये जो डंडी है इस डंडी को रोटेट किया। कितना रोटेट किया है, कंप्लीट रोटेट किया है, यानी कि कितना रोटेट कर दिया आपने, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन आपने रोटेट किया। अब सोचो जरा, पहले डंडी आपकी ऐसी थी, यहां पे आपके पास साइन की वैल्यू थी, साइन की वैल्यू कितनी थी भाई, b थी, और कॉस की वैल्यू कितनी थी आपके पास, a थी। लेकिन आपने क्या कर दिया, इस डंडी को रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया, 360 डिग्री या 2 पाई। अरे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना रोटेट किया, नहीं मतलब उससे तो फर्क पड़ता है कि कितना रोटेट किया,
बात यह है कि जितना आपने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद आपकी डंडी, ये जो एंगल वाली डंडी है, वापस अपने स्थान पे आ गई। भैया रोटेट करने के बाद, कंप्लीट रोटेट करने के बाद, 360 डिग्री रोटेट करने के बाद, 2 पाई रोटेट करने के बाद डंडी अपने स्थान पे वापस आ चुकी है। जब ऐसा होता है तो जो वैल्यू ओरिजिनली उस जगह पे थी वही वैल्यू वापस से हमें मिल जाएगी। ये समझ लो, थोड़ा समझ, बात को समझो यार। मान लो तुम्हारे पास sin x b था, cos x a था, अब तुम 360 घूम गए, 360 मतलब 2 पाई घूम गए, तो तुम्हारे पास अब एंगल क्या हो जाएगा? अब तुम्हारा एंगल होगा 2 पाई प्लस एक्स, और तुम्हारे पास cos में कितना एंगल होगा? 2 पाई प्लस एक्स। अरे सर ये 2 पाई क्या है? अरे 2 पाई 360 का रेडियन मेजरमेंट है भाई। अब तुम पूरा गोल गोल घूम गए, पहले तुम्हारा एंगल कितना था? x था, तुम कितना घूमे? तुम 2 पाई घूमे, तो 2 पाई x में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो साइन के अंदर क्या आ गया? 2 पाई प्लस एक्स। कॉस के अंदर क्या आ गया? 2 पाई प्लस एक्स। पर क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी पहले साइन की वैल्यू b थी ना, अभी भी साइन की वैल्यू b रहेगी। पहले कॉस की वैल्यू a थी ना, अभी भी कॉस की वैल्यू a रहेगी। मतलब जिस जगह आप सर्कल में एंगल बनाते हैं और जो भी वैल्यू वहां पे आती है, आप एक कंप्लीट रोटेशन ले लीजिए, वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होगी। अच्छा, मतलब एक रोटेशन में चेंज नहीं होगी, 2 रोटेशन में तो चेंज हो जाएगी ना सर? नहीं होगी सर। आप मान लीजिए यहां पे पहुंच गए, आपका मन हुआ कि घूम ही तो रहे जीवन में, एक बार और घूम जाते हैं। लीजिए, एक बार और घूम गए। अब इस बार आप 2 पाई नहीं घूमे हैं, आप इस बार 4 पाई घूमे हैं। ठीक है? अरे एक रोटेशन में 2 पाई घूमते हो तो 2 रोटेशन में कितना घूमोगे? 4 पाई घूमोगे ना। तो अब तुम्हारे अंदर एंगल कौन सा हो गया? साइन के अंदर। अब साइन के अंदर हो गया 4 पाई प्लस एक्स। अरे पहले एक्स था, एक रोटेशन में 2 पाई, 2 रोटेशन में 4 पाई, तो टोटल एंगल 4 पाई प्लस एक्स। ऐसे ही कॉस में जाओगे तो क्या मिलेगा? 4 पाई प्लस एक्स मिलेगा। क्या वैल्यू में चेंज होगा? नहीं होगा। पहले वैल्यू बी थी तो अभी भी वैल्यू बी रहेगा, पहले वैल्यू ए था, अभी भी वैल्यू ए रहेगा। यह खेल होता है भैया रोटेशन का। आप कितना गोल गोल घूमते हैं, अगर कंप्लीट घूम रहे हैं आप, अगर आप रोटेशन आपका कंप्लीट है, 1 रोटेशन है, 2 रोटेशन है, 3 रोटेशन है, 4 रोटेशन है या 1500 रोटेशन है, फर्क नहीं पड़ता कितना रोटेशन है, अगर रोटेशन कंप्लीट है आपका, तो जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू आपको वापस से मिलेगी। इसको जनरलाइज करिए। सर ये तो आप समझा रहे हो, इसको जनरलाइज करो। तो सुनो, एक रोटेशन या रिवॉल्यूशन क्या कहते हैं देख लेना भाई। एक रोटेशन में 2 पाई घूमते हो, तो मेरे को नंबर ऑफ रोटेशन नहीं मालूम, तो मैं n रोटेशन ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं? n रोटेशन। तो n रोटेशन में अपन कितना घूमेंगे? 2 पाई n। अरे भाई एक रोटेशन में 2 पाई, नंबर ऑफ रोटेशन मेरे को नहीं पता, तो कितना होगा? 2 पाई n। तो कहानी ये है भैया कि अगर तुम्हारे पास साइन x की वैल्यू पहले b थी, कॉस x की वैल्यू पहले a थी, और अगर तुमने रोटेशन कर लिए, तुम्हें नहीं मालूम कितने, इसीलिए 2 पाई n प्लस x कर रहा हूं, और कॉस के अंदर भी 2 पाई n प्लस x कर रहा हूं। ये 2 पाई n प्लस x क्या दिखाएगा? 2 पाई का मतलब है एक रोटेशन, उसके पीछे लगा है n, मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो गए? n रोटेशंस। n की वैल्यू आप अपने हिसाब से देख लेना, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया। पहले भी b और पहले बाद में भी b, पहले भी a बाद में भी a। ये कमाल है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका इस्तेमाल करके आप कहां कहां कैसे कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए, समझना बड़ा जरूरी है भाई। मान लो तुम लोगों ने हमेशा sin 30 की वैल्यू देखी थी। sin 30 कितना होता है? सर sin 30 होता है 1/2। तुम लोगों ने cos 30 की वैल्यू रट रखी है, कितना होता है? √3/2। अब किसी ने तुम्हें बोल दिया और sin 390 की वैल्यू बता दो, और किसी ने तुमसे पूछ लिया cos 390 की वैल्यू बता दो, तुम तो टेंशन में आ जाओगे। लेकिन अगर तुम समझदार हो तो तुम इसको 390 नहीं देखोगे, पता तुम क्या देखोगे? तुम इसको देखोगे 360 प्लस 30। क्या देखोगे तुम इसको? 360 प्लस 30। और 360 प्लस 30 का मतलब क्या है? 30 तो थे, उसमें 360 जुड़ गया, मतलब 30 पे हम एक बार गोला घूम गए, एक रोटेशन घूम गए, तो वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं सर, नहीं चेंज होगी। तो साइन 390 पहले भी 1/2 था, अभी भी 1/2 रहेगा। और सेम चीज कॉस पे अप्लाई होगी ना सर। कॉस भी तो 360 प्लस 30 है, यानी कि पहले 30 पे वैल्यू √3/2 थी, अभी भी वैल्यू कितनी रहेगी? √3/2 ही रहेगी। क्यों चेंज होगी? समझ रहे हो रोटेशन का खेल। इसको तुम कितना भी बड़ा बना सकते हो भाई, मतलब इसमें तुम कितना भी
रोटेशन जोड़ दो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। पता है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक और नाम है साइक्लिक फंक्शंस। क्या नाम रहता है? साइक्लिक फंक्शन। जैसे साइकिल का पहिया बार बार घूमता है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज बार बार घूमती है। समझ पा रहे हो बात? भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक और नाम है साइक्लिक फंक्शन, देखेंगे आप किताबों में, कारण उसका यही है, साइकिल का पहिया बार बार घूमता है, वैल्यूज वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में बार बार घूम के सेम आती है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक फंक्शन। बोलो कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत शानदार। चलो, तो मैंने तुम्हें ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल भी तुम्हें मैंने दे दिया कि काम भैया कैसे करता है ये सब। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना तुम लोग को? वो जरूरी है। अब ठीक है सर, आपने हमको वो साइन की वैल्यू भी बता दी है ना, साइन पाई एन पाई पे 0 होता है, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे भी 0 होता है, और ये गोल चक्री भी आपने समझा दी। हाँ सर, आपने काफी कुछ हमको बता दिया। अब सारी चीजें थोड़ी बताएंगे यार, शॉर्ट में बात करनी है अपने को, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही बता दी, थोड़ी बहुत बातें छोड़ रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब कवर कर लूंगा। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, पता है हमें बचपन से 10th में क्या होता था, हमने वैल्यूज रटी थी तो सारी वैल्यूज क्या रहती थी? पॉजिटिव रहती थी। पर पता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अरे कहां गई ट्विस्ट भैया? इस पेज में ट्विस्ट था। हाँ, यहां पे वैल्यूज देखिए, आप कहीं कहीं नेगेटिव वैल्यूज देख पा रहे हैं? जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कहीं कहीं नेगेटिव भी हो जाती है। तो सर अब ये कैसे पता चलेगा कि कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है? ये समझने वाली चीज है। तो चलिए जरा इसको समझते हैं कि भैया साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या टॉपिक नाम है? साइंस नहीं, साइंस मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो उसी को समझेंगे। तो हम अब समझेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, टी फंक्शंस लिख रहा हूं भाई, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन क्या होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये समझेंगे अपन। फोकस है पूरा बोर्ड पे बढ़िया तरीके से। चलो बढ़िया सुनो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन को समझना चाहते हो तुम, हमेशा एक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लो। x है तुम्हारा, ये y है, ये ओरिजिन है, ये तुम्हारा x डैश है, ये तुम्हारे पास क्या है भाई? y डैश है। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है सर। सुनिए, मान लीजिए आपका एंगल है, ये मालूम है इसको क्या कहते हैं? अपन इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। अरे मालूम है ना भाई? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ या ना? और इसको क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो याद है कि नहीं याद है? कक्षा 9वीं में तुमको पढ़ाया गया था, क्वांट लिख दिया, क्वाड लिखना था, क्वाड्रेंट। तो ये आपके क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होते हैं? तो सर अच्छा 0 90, सुनो यहां पे ये वाली लाइन है तो कौन सा एंगल होगा? 0। ये वाली लाइन है तो कौन सा एंगल होगा? पाई बाई 2 मतलब 90। ये वाला लाइन है तो कौन सा एंगल होगा? पाई यानी कि 180 डिग्री। और ये वाली लाइन है तो कितना एंगल होगा? 3 पाई बाई 2 यानी कि 270। वापस से गोल घूम गए तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो मैं ये लाइन के ऊपर वाले एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी वैल्यूज तो मैंने सिखा दी ना आपको, प्रूफ कर दिए थे ना मैंने उस सर्कल की मदद से, उनको सिखाने की जरूरत तो नहीं है अब। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं लाइन के बीच वाले एंगल। जैसे कि अपन इस लाइन से इस लाइन के बीच में है, तो अगर तुम इस लाइन से इस लाइन के बीच में हो, तो अगर तुम्हारे एंगल को मैं थीटा से दिखा रहा हूं, तो तुम्हारा थीटा कहां से कहां है भाई? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। समझ रहे हो? एक्यूट एंगल है। अगर तुम यहां से यहां तक हो, इस डंडी से इस डंडी के बीच में हो, तो तुम्हारा थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। सही बोल रहा हूं ना मैं? अब इसको बोला जाता है एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्यूट एंगल भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अब मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं इसका, आपको एक चीज याद रखनी है। अरे ये क्या लिख दिया मैंने? आपको एक चीज याद रखनी है, ऑल स्टूडेंट्स और फिर आप लिख दीजिएगा टेक और फिर आप लिख दीजिएगा कॉफी। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, याद रखिए। इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है सुनो, यहां पे मैंने ऑल लिखा। ऑल मतलब कितने रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भाई? 6 रेशियोज होते हैं। कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज होते हैं। नाम बताने की जरूरत है क्या? कौन कौन होता है? साइन है, कॉस है, टैन है। साइन का उल्टा कौन है भाई? कोसेक है। कॉस का उल्टा कौन है भाई? सेक है। टैन का उल्टा कौन है भाई? कॉट है। अरे हाँ ना, ये 6 रेशियोज होते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि आप 0 से 90 की बात करें, तो सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सारे के सारे रेशियोज की वैल्यूज क्या आएगी? हमेशा
पॉजिटिव, जो कि आपने क्लास 10th में देखी भी थी। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि आप 90 से बड़े हो गए, लेकिन थीटा ले लो, लेकिन 180 से क्या हो गए? छोटे हो गए। यहां पे स्टूडेंट्स किससे स्टार्ट होता है? एस से। स्टूडेंट एस से स्टार्ट होता है, तो एस से कौन से दो रेशियो है भैया? एस से एक रेशियो है आपका साइन। एस से कौन सा रेशियो है आपका? साइन। तो आपका जो साइन होगा, और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। ये दोनों क्या रहेंगे आपके? पॉजिटिव। साइन और कोसेक क्या रहेंगे? पॉजिटिव। अच्छा, साइन से, अच्छा तुम सुनो, इन तीनों रेशियोज का मत देखना कैपिटल लेटर, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कैपिटल लेटर इन तीनों का देखना है, मेन जो आपके तीन होते हैं ना, रेसिप्रोकल रेशियोज का नहीं देखना है, अपने मेन प्राइमरी रेशियोज का देखना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स चालू होता है एस से, एस से होता है साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, और उसके अलावा जो चार रेशियोज होंगे, साइन कोसेक के अलावा कौन हो गया? कॉस, टैन, सेक, कॉट, ये चारों क्या रहेंगे? नेगेटिव। ऐसे ही जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आप क्या हो गए भाई? आप 180 से बड़े हो गए। अब देखो ये बताने की जरूरत तो है नहीं, और 270 से क्या हो गए? छोटे हो गए। अच्छा, तुम रेडियन में भी लिख सकते हो ना, मैंने डिग्री में लिख दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से चालू होता है, टेक। तो टी से कौन आ गया? tan। प्राइमरी रेशियोज को देखना, तो t से आ गया तुम्हारा tan, और tan का उल्टा क्या होता है भाई? cot। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी चारों रेशियोज क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। याद रहेगी बात? बढ़िया। और लास्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ, कॉफी किससे चालू होता है भाई? c, और c से सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो कौन है? cos, और cos का उल्टा कौन है भाई? sec। तो cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी के चारों रेशियोज क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। तो आप ऐसे, अच्छा एंगल समझ गए ना? 180 से बड़ा नहीं, 180 से नहीं, 270 से बड़ा और 360 से छोटा। अब यार इतना तो तुम समझ चुके हो, इतना तो तुम्हें आता है, मेरे को मालूम है। तो ये रहता है आपका लेखा जोखा कि रेशियोज कैसे काम करते हैं। याद रहेगा ना? ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी समझाने की। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, ग्राफ। तो चलो वापस एक बार साइन को रिवाइज कर लेते हैं अपन। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, उसमें ऑल स्टूडेंट्स चालू होता है एस से, एस से होता है साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, और बाकी चारों नेगेटिव। अपन आए थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से बड़े, 270 से छोटे। ऑल स्टूडेंट्स टेक, टेक का होता है टी, टी से होता है टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट, तो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के चारों रेशियो नेगेटिव। कॉफी में पहुंचे सी, तो सी से होता है भाई कॉफी, सी से होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 270 से बड़ा, 360 से छोटा, तो कॉस और सेक होंगे पॉजिटिव, बाकी के चारों रेशियोज नेगेटिव। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक होता है ग्राफ। अब ये जो ग्राफ वाला टॉपिक है मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, उसका रीजन ये है, जब मैं आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, तो एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन करवाते समय बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के आएंगे। तो आप भैया वीडियो तो सारी देखोगे ना यार, ऐसी तो नहीं ये देखोगे वो नहीं देखोगे, देखोगे तो सब। तो जब आप क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको एग्जाम्पलर के सारे डिटेल सोल्यूशन जब मैं आपको दूंगा, तब मैं वहां पे क्वेश्चंस जब एक एक आएंगे, जैसे साइन का क्वेश्चन आ गया और उससे ग्राफ रिलेटेड बात हो गई, तो मैं वहां पे साइन का ग्राफ डिटेल में आपको समझा के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए मैं ग्राफ यहां पे नहीं ले रहा हूं। अब आते हैं अपन इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि है आपके फॉर्मूला रिलेटेड बातें, कि भाई ये फॉर्मूला क्या, ऐसा फॉर्मूला कैसे, वैसा फॉर्मूला कैसे। तो अब अपन बात करेंगे किस पे? फॉर्मूलाज। चलिए इसको हम जरा ध्यान पूर्वक समझते हैं। ये जो टॉपिक बता रहा हूं ना, इस चैप्टर की सबसे ज्यादा मतलब कह लो इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक। वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए, पर ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कन्फ्यूजन्स बहुत सारे हो जाते हैं, गलतियाँ बहुत सारी हो जाती है। तो अपन कोशिश करेंगे कि गलतियाँ ना हो, मतलब आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। चलिए आइए समझते हैं इसको भी बच्चों। हम समझेंगे हमारे प्यारे से कोऑर्डिनेट एक्सेस की मदद से। सबसे बढ़िया तरीका होता है ये समझने का, सबसे बढ़िया, क्योंकि साइक्लिक फंक्शंस है ना। देखिएगा ये एंगल कितना होता है? 0। ये कितना होता है? π/2। ये कितना होता है? पाई। ये कितना होता है? 3π/2। और ये कितना होता है? जल्दी बता दीजिए। ये होता है सर 2π। तो एग्जाम में मेरे को लग रहा है डायग्राम ज़्यादा ही बड़ा बन गया, इतनी की ज़रूरत थी नहीं, अपने को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि लिखेंगे कहाँ है यार, इतना बड़ा डायग्राम बना लेंगे तो। अब इसमें काम चल जाएगा क्या? चल जाना चाहिए। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, दिख रहा है आपको? ये क्या होता है? 3π/2 होता है। ये क्या होता है आपके पास बच्चों? इधर लिख देता हूँ मैं, 2π होता है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? किसी ने आपसे बोल दिया, क्या बोल दिया सर? किसी ने आपसे बोल दिया
कि हमें साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बताओ। क्या बताओ? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बताओ। किसी ने आपसे कह दिया कि हमें साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बताओ। अच्छा, किसी ने आपसे कह दिया कि हमें कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बताओ। किसी और ने आपसे कह दिया कि हमें कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बताओ। किसी ने और आपसे कह दिया कि हमें साइन पाई माइनस एक्स बताओ। तो किसी ने कहा कि हमें साइन पाई प्लस एक्स बताओ। फिर किसी ने कहा आपको नहीं 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 नहीं, हमें कॉस पाई माइनस एक्स बताओ। तो किसी ने आपसे कहा कि भाई हमें कॉस पाई प्लस एक्स बताओ। अब वो कहता ही रहा और आप सुनते ही रहे। तो ये सब आपसे बहुत सारे सवाल जो हैं पूछ लिए गए। क्या करें सर, हमारे पास तो कोई आइडिया है ही नहीं कि हम बोलें क्या उनको। ये आपको मैं समझाना चाहता हूं। ये है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बातें, जिसमें आप गलतियां करते हैं और आप फंसते हैं। आइए कुछ हम रूल्स को समझे। क्या समझे हम? कुछ रूल्स को। इनको हटा दो, इनकी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा था कि आपसे पूछा क्या जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ रूल्स समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आपको क्या समझाते हैं हम, आपको कुछ रूल समझाते हैं। देखिए, यहां पे दो प्रकार की लाइनें होती हैं। कितनी प्रकार की लाइनें होती हैं इस डायग्राम में? सर दो प्रकार की। एक है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। एक क्या है आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइन। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर दिख रहा है, ये वाली। अरे ये कौन है? ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। HL बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं मैं इसको? HL, हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरी होती है आपके पास वर्टिकल लाइन। दूसरी क्या होती है आपके पास? वर्टिकल लाइन। क्या बुला दें उसको अपन प्रेम पूर्वक? VL बुला देते हैं। VL मतलब वर्टिकल लाइन। तो एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी है आपके पास वर्टिकल लाइन। याद रहेगा? याद रहेगा सर। सुनिए आगे, अगला रूल। अगर आप HL, जहां पे मैं HL यूज करूं तो समझ जाना कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूं। जहां पे VL यूज करूं तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन की बात कर रहा हूं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे या पीछे होंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे या पीछे होंगे, रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो नॉट चेंज। क्या लिख दो? रेशियो नॉट चेंज। क्या लिखा मैंने? अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे पीछे होंगे, रेशियो नॉट चेंज, रेशियो नहीं बदलेगा। क्लियर है आपको? ठीक है सर, क्लियर है। क्या कहना चाहते हो? समझ नहीं आ रही सर आपकी बात? समझेंगे। अगर आप वर्टिकल लाइन से आगे या पीछे होने जा रहे हो तो रेशियो चेंज होगा। तो रेशियो क्या होगा भाई? चेंज होगा। याद रखना है ये सब बहुत अच्छे से, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे या पीछे जाना चाहते हो तो रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर आप वर्टिकल लाइन से आगे या पीछे जाना चाहते हैं तो रेशियो चेंज होगा। अच्छा, कैसे चेंज होगा? तो सुनिए, आपका साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, तो आपका कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा। आपका टैन जो है वो कॉट में बदल जाएगा, तो आपका कॉट जो है वो टैन में बदल जाएगा। समझ गए रेशियो चेंज होने का मतलब? आपका सेक जो है कोसेक में बदल जाएगा, तो आपका कोसेक जो है वो किस में बदल जाएगा? सेक में बदल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात जो समझाना चाह रहा हूं मैं? दो रूल्स हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे या पीछे जाएंगे रेशियो चेंज नहीं होगा, अगर वर्टिकल लाइन से आगे पीछे जाएंगे तो रेशियो चेंज होगा। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना क्लियर है सर। एक और रूल, जिस क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे, इस रूल को अपन हिंदी में समझते हैं कि अब हिंदी मेरे को ऐसी लिखनी आती है, जिस क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे, जिस क्वाड्रेंट में हम मतलब हमारा एंगल, हम पहुंचेंगे, जिस क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे, अरे मैं चैटिंग थोड़ी कम करता हूं इसलिए मेरी ये वाली हिंदी खराब है। जिस क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे उसमें नहीं, उसका साइन लेंगे। क्या बोला मैंने? जिस क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे उसका, उस क्वाड्रेंट का साइन लेंगे, उस क्वाड्रेंट का साइन लेंगे। अरे बोलो ये समझ आया कि नहीं आया? ये है आपके 3 गोल्डन रूल्स। ये क्या है आपके 3 गोल्डन रूल? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और ये है आपके पास रूल नंबर 3। पहला, अगर हॉरिजॉन्टल
लाइन से आगे पीछे होंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा, अगर वर्टिकल लाइन से आगे पीछे होंगे तो रेशियो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। और तीसरा, अगर जिस क्वाड्रेंट में हम फाइनली पहुंचेंगे, ऐसा याद रखना, जिस क्वाड्रेंट में हम फाइनली पहुंचेंगे उस क्वाड्रेंट का साइन लेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब उस क्वाड्रेंट के, मतलब वो जो रेशियो वेशियो बताई थी ना मैंने, उसका साइन लेंगे। ये हैं आपके 3 गोल्डन रूल्स। प्लीज आप इन 3 गोल्डन रूल्स को अपनी कॉपियों में कहीं लिख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण रूल्स आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही है। मैं हट जाता हूं जिससे आप सुकून से लिखे। मैं किधर से हटूं? मैं इधर से ही हट जाता हूं। आप सब लिख लो, बढ़िया तरीके से लिख लो भाई क्या क्या है। वापस से मैं बोलता जाता हूं। पहला गोल्डन रूल, हॉरिजॉन्टल रेशियो से आगे पीछे होंगे, लाइन से आगे पीछे होंगे, रेशियो चेंज नहीं होगा। वर्टिकल लाइन से आगे पीछे होंगे, रेशियो चेंज होगा। ये चेंज मैंने दिखा दिया। और जिस क्वाड्रेंट में हम फाइनली पहुंचेंगे उस क्वाड्रेंट का साइन लेंगे, उस क्वाड्रेंट के रेशियो का साइन लेंगे। आप ऐसा याद रख सकते हैं। बोलिए, ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई समझ में? तो ये थे आपके 3 गोल्डन रूल। अब बात आती है कि सर आप इन 3 गोल्डन रूल का हमें एप्लीकेशन बताइए। आइए, अब ये जो अपन ने गोल्डन रूल समझे हैं 3, इन गोल्डन रूल का भैया गोल्डन एप्लीकेशन भी तो करेंगे हम, वही करना चाहते हैं हम। अब एप्लीकेशन करेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्वेश्चन के माध्यम से। आइए पहले हम बना लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट कौन? एक्सेस। ये बना लिए अपन ने भैया कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये अपना y और ये x, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है आपके पास π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है क्या आपके पास 2π। मैंने क्वेश्चन दिया कि सर साइन π/2 माइनस x, ये बताइए ये क्या होगा, बताइए। लॉजिक देखिएगा आराम से। फर्स्ट गोल्डन रूल, हमें यह पहचानना है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे पीछे हो रहे हैं कि वर्टिकल लाइन से आगे पीछे हो रहे हैं। तो सर ये π/2 माइनस एक्स है, π/2 माइनस एक्स है। π/2 का कौन सा लाइन है सर? सर ये रही π/2। सर ये रही कौन? π/2। सर ये कौन सी लाइन है? सर ये वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है सर? वर्टिकल लाइन है। तो सर हम वर्टिकल लाइन में से x को घटा रहे हैं। ये देखो वर्टिकल लाइन पे पहुंच गए। अरे π/2 मतलब कौन? तुम्हारा ये वाला लाइन, यानी कि वर्टिकल लाइन। इसमें से तुम x घटा दिए, यानी कि π/2 से पीछे हो रहे हो ना, मतलब तुम वर्टिकल लाइन से आगे पीछे हो रहे हो। तो आप साइन π/2 पे यहां पे आ गए और इससे आप कुछ पीछे हो गए। यहां पे आपका कुछ एंगल बनेगा साइन π/2 माइनस एक्स, यानी कि फाइनली आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो गोल्डन रूल 1, अगर वर्टिकल लाइन से आगे पीछे होते हैं तो रेशियो चेंज होगा। तो भैया साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। साइन कॉस में क्यों बदला? क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन से पीछे आए। अगर आगे जाते तो भी साइन कॉस में बदलता। वर्टिकल लाइन से आगे या पीछे रेशियो चेंज होगा। साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में। एक और बात, यहां पे जो एंगल रहता है आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। यहां पे जो एंगल रहता है उसको एज इट इज लिख दीजिए। अगर x है तो x लिखिए, अगर 30 है तो 30 लिखिए, अगर 90 है तो 90 लिखिए, अगर 180 है तो 180 लिखिए। एज इट इज आपको लिखना है। अब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। हमेशा इस तरफ के रेशियो को देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव cos x। अब पॉजिटिव cos x लिखने की क्या जरूरत? सिर्फ cos x छोड़ दो, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा। ये रहता है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि हमें साइन π/2 प्लस एक्स बताओ। π/2 पे पहुंचे, वर्टिकल लाइन पे पहुंचे, प्लस एक्स, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आए? सेकंड क्वाड्रेंट में आए। अच्छा साइन किस में चेंज होगा? वर्टिकल लाइन से आगे पीछे, यानी कि कॉस में चेंज होगा। जो एंगल अंदर था एज इट इज उसको लिख दो। भाई कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे आप? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है सर? पॉजिटिव रहता है, इसलिए वापस से क्या रहेगा? cos x रहेगा। समझ रहे हो? ये मैंने आपको रूल सिखाए थे। मान लो किसी ने बोल दिया कि cos π/2 माइनस एक्स बताओ। अब देखो जरा, cos π/2 माइनस एक्स का मतलब π/2 वर्टिकल लाइन से पीछे आए। पीछे कहां पे आए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई वर्टिकल लाइन से आगे पीछे cos चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा? साइन में। मैंने क्या बोला? जो एंगल पीछे लिखा रहता है आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका cos कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव sin x रहेगा। कोई इशू नहीं हमें भाई। अब किसी ने बोला आपको cos π/2 प्लस एक्स करना है। वापस से सुनिए, π/2 प्लस एक्स। π/2 मतलब वर्टिकल लाइन, उसमें आपने x जोड़ दिया तो वर्टिकल लाइन से आगे पीछे cos चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में। अंदर एंगल है x, तो यहां पे भी आप लिख देंगे x।
आप पहुंचे हैं π/2 में x जोड़ के सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होता है, इधर वाले को देखना है, नेगेटिव होता है, इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो cos π/2 प्लस x जो है माइनस साइन x बनेगा। ये होता है लॉजिक जो आपको सीखना है। अब ये जो लॉजिक आपने सीखा ना, इस लॉजिक को आप जहां चाहे, जिस एंगल की वैल्यू निकालना चाहे वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई अपने पास कमी नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे किसी ने बोला भाई हमें साइन पाई माइनस एक्स बताना है, साइन पाई माइनस एक्स, ये रहा पाई, ये कौन सा लाइन है, अरे सर ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेशियो चेंज नहीं होता, पहले भी साइन था अभी भी साइन रहेगा, पहले इसमें एक्स था अभी भी इसमें एक्स रहेगा, पाई हटा दो। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्स पीछे आए, माइनस किए, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो साइन साइन रहेगा। लेकिन यहीं पे किसी ने लिख दिया होता साइन पाई प्लस एक्स। अब इसको समझते हैं, पाई प्लस एक्स का मतलब है वापस से हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ रहे हैं, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मूवमेंट है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, पहले साइन है तो अभी भी साइन रहेगा, एक्स है तो एक्स आ गया। लेकिन पाई प्लस एक्स का मतलब है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस धर वाले रेशियो को देखना है हमेशा, इसीलिए यहां पे माइनस साइन एक्स लग जाएगा। समझ पाए? अब यही चीज किसी ने कॉस में पूछ ली कि भाई कॉस पाई माइनस एक्स बताओ, तो देखो हॉरिजॉन्टल से मूवमेंट हो रही है तो कॉस कॉस में रहेगा, कोई इशू नहीं, अंदर है एक्स, पहले भी एक्स बाद में एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, इसीलिए ये कॉस नेगेटिव, इस वाले को मत देखना भैया, लेफ्ट वाले को देखना है, इसीलिए माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही किसी ने बोला कॉस पाई प्लस एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हॉरिजॉन्टल लाइन से मूवमेंट, पाई से आगे गए तो भाई कॉस रेशियो चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल लाइन में, कॉस कॉस रहेगा। अब पाई प्लस एक्स यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस कॉस एक्स। समझ पाए? ये रहता है आपका लॉजिक। अब इस लॉजिक को ना आप साइन पे, कॉस पे, टेन पे, कोसेक पे, सेक पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक रहा। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया साइन 3π/2 माइनस एक्स, अब समझो जरा 3π/2 यानी कि हम ये लाइन पहुंच गए, वापस से हमने वर्टिकल लाइन पकड़ ली। वर्टिकल लाइन साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, पहले x था अभी भी x रहेगा, हमें इस रेशियो को देखना है। 3π/2 में से x अपन घटा रहे हैं, मतलब वापस से किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसीलिए यहां पे माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। ये रूल, गोल्डन रूल्स अगर आपने याद कर लिए हैं तो आप किसी भी एंगल का कोई भी रेशियो का कोई भी वैल्यू बता सकते हैं। ये था इंपॉर्टेंट चीज। बच्चों अब इस चैप्टर में एक और चीज बढ़िया सी बचती है, फॉर्मूले। अब यार इतने फॉर्मूले हैं कि मैं अपना टाइम वेस्ट फॉर्मूले सिखाने पे अब आपको नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले आपको डेफिनेटली देखिए समझाइश तो होती है उसमें, पर आप भी जानते हैं आप रटते ही हैं उनको, प्रैक्टिस कर करके याद हो जाते हैं, रटते तो नहीं है, प्रैक्टिस कर करके याद हो जाते हैं। तो एक बार एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करिएगा, उसमें डिटेल में सारे फॉर्मूले लिखे हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने लिख दिए कि भैया इनको कहते हैं फॉर्मूले, ठीक है, मैं इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन करवाऊंगा, और बहुत सारे ऐसे 8-9 नहीं है, बहुत 22-23-25 फॉर्मूले, और अगर और डालो तो 40-45 हो जाते हैं। अब कितने फॉर्मूले में यहां पे बैठ के डिस्कस करूं, उसका कोई सेंस नहीं है। एक बार आप एनसीईआरटी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जैसे ही मैं एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूंगा ना आपको नेक्स्ट वीडियो में, पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग फिर ऑब्जेक्टिव, तब आपको फॉर्मूले बहुत ज्यादा क्लियर होंगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो बस बच्चों इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा मकसद था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री को ब्रीफ में समराइज कर सकूं, वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो अगली वीडियो जानते हैं आप कि एग्जाम्पलर की शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे ही। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप इसकी वीडियोस इसके वेबसाइट www.magnetbrains.com पे भी देख सकते हैं, एंड इसके ई नोट्स और ई बुक्स को आप अवेल कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, एंड ये सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पलर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ऑल द बेस्ट।